चलिए भाई, नमस्कार। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून। कैसे हो भाई आप सब लोग? क्या हाल है आप सभी के? आइए भाई, आइए, सारे बच्चे आइए जल्दी से। नमस्कार भाई, नमस्कार। आवाज़, वीडियो क्या सब ठीक आ रही है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार अपडेट करो। जल्दी से बताएं, साउंड वीडियो क्या सब प्रॉपर है? चलो भैया। नमस्कार भाई, नमस्कार सभी को, नमस्कार। चलिए भाई, आज प्रयास करते हैं इस टॉपिक का द एंड कर दिया जाए। फिर कल से कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे या कोशिश करेंगे। समय मिला तो आज से ही पढ़ लेंगे, डिपेंड करता है। चलिए भाई, चलिए। नमस्कार बेटा, मैं बढ़िया, आप सब कैसे हैं? और आप सबके क्या हाल चाल? सब बढ़िया हैं, अच्छे हैं? एक बार ज़रा कमेंट में याद दिलाइए कि पिछली क्लास में आई मीन हमने कल की क्लास में अगर बातचीत कराएं तो कौन सा लास्ट हेडिंग मैंने आपको पढ़ाया था? जल्दी बताओ फटाफट, क्या हमने पढ़ा था लास्ट हेडिंग क्लास में? लास्ट में मैंने जाते जाते कौन सी अर्थव्यवस्था पढ़ाई थी? एक बार जल्दी से याद दिलाएंगे सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में, जिससे मुझे थोड़ा सा याद आ जाए कि सर जी ये हम पढ़ चुके थे। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, पूंजीवादी हो गया था पूरा। हाँ, पूंजीवादी तो हो गया था, यहाँ तक मुझे याद है ना बच्चों? चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आइए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। चलो आओ। नमस्कार भी, नमस्कार सभी को, नमस्कार। तो भाई, कल हमने आप सबके साथ मिलकर अर्थव्यवस्थाओं के प्रकारों को पढ़ना शुरू करा। और कल हमने सबसे पहले विकास के आधार पर जो प्रकार थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे, है ना? क्लियर है? चलिए, और अगर हम बातचीत करें तो हमने अर्थव्यवस्था के प्रकारों को, अगर हम बातचीत करें बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा था उसमें? जल्दी बताओ फटाफट। उसमें हमने पढ़ा था कि विकास के आधार पर, एक पढ़ा था हमने विकासशील अर्थव्यवस्था, एक पढ़ा था विकसित अर्थव्यवस्था, और उन दोनों से ही निकल के आया था एक इमर्जिंग इकोनॉमी, उभरती हुई अर्थव्यवस्था। और फिर एक लास्ट में हमने और पढ़ा था बेटा, याद है कौन सा पढ़ा था? जल्दी बताओ फटाफट। पीडीएफ नहीं मिला है कल वाला बेट, एक बार चेक कर लिया जाएगा। अगर नहीं होगा पीडीएफ की को मैं बोल दूंगा, अगर अपडेट नहीं हुआ है आपके उसमें तो पैच में, है ना? ठीक है, मैं देख लूंगा, बात कर लूंगा बेटा। पीडीएफ के लिए बोल देंगे, चिंता मत करो अगर पीडीएफ नहीं मिला है कल वाला तो, है ना? हाँ, अब जरा इधर आ जाए, पढ़िए, फोकस करिए पढ़ाई पे। और एक पढ़ा था हमने अल्प विकसित। फिर हमने बच्चों पढ़ा था, क्या पढ़ा था जल्दी बताओ? संसाधनों पर स्वामित्व के आधार पर, है ना? किस किस संसाधन पर किसका अधिकार है उसके आधार पर पढ़ा। तो पहला हमने पढ़ा पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमने कई सारी बातें करी। जैसे हमने सीखा कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है बेटा, एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें देश में क्या बनना है, क्यों बनना है, कैसे बनना है, ये सारी चीज़ों को निर्धारित करने का अधिकार प्राइवेट हाथों में है। किसके हाथों में है? निजी हाथों में है ना? वो है पूंजीवादी। क्लियर? और आपको मैंने बताया था कि जब निजी हाथों में शक्तियां होती हैं तो उनका तो मेन काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, है ना? ज़्यादा क्या करना बच्चों? हमारा लाभ कमाया जाए। और जब लाभ कमाने की बात आए, है ना, तो वो है लाभ जनित अर्थव्यवस्था। और लाभ जनित अर्थव्यवस्था को लेकर बात करें तो बाजार के अनुसार लाभ ही तो कमाएंगे, है ना? लाभ किसके अनुसार कमाएंगे बच्चों? बाजार के अनुसार, है ना? बाजार के अनुसार लाभ कमाने की बात आई, यानी कि यहाँ पर तो वही चीज़ों का निर्माण होगा जिसकी बाजार में मांग होगी। यानी कि बाजार की मांग और पूर्ति के नियमों के अनुसार काम करती है ये। इसको अन्य नाम बताए थे मैंने, याद करो। इसे बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, इसे मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसे एक नाम और बताया था जो फ्रांस की भाषा का शब्द था, याद है? लेजिस फेयरे। लेजिस फेयरे इकोनॉमी भी कहा जाता है ना?
लेजिस फेरे का मतलब जहां सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, है ना। ये सब बातें हमने बताई थी। आज हम पढ़ेंगे समाजवादी। चलिए स्टार्ट करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इसी का दोस्त है, सेकंड नंबर वाला पॉइंट है, यहां से शुरू करेंगे, सोशलिज्म इकोनॉमी। आ जाओ, अब चीजों को समझते हैं और धीरे धीरे इनके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। क्या है आखिर समाजवादी अर्थव्यवस्था की कहानी? सोशलिज्म इकोनॉमी, अंग्रेजी में कहेंगे इसे सोशलिज्म इकोनॉमी। चलिए बच्चों, देखिए भाई, खुद ही समझ में आ गया। यानी कि अब की बार जो शक्तियां हैं वो किसके हाथों में थी बच्चों? सरकार के हाथ में। बताया था मैंने, याद करो। यानी कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां शक्ति प्राइवेट में थी, वो तो हमने पढ़ लिया था, पूंजीवादी। अब जब सरकार के हाथों में होंगी तो वही क्या कहलाएगी? वो है समाजवादी। यानी कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां हम क्या देखते हैं बेटा, कि क्या बनना है, क्यों बनना है, किसके लिए बनना है, सारी बातों को निर्धारित करने वाला कौन? अब वो कोई भी देश हो सकता है, उसकी सरकार हो। अगर किसी देश में आप देख रहे हो कि सारे शक्तियां सरकार के हाथ में है ना, सरकार के हाथ में है, तो समझ जाइए वो पूंजीवादी नहीं है, वो समाजवादी की तरफ इशारा हो रहा है। अब आप ही बताओ बच्चों, सरकार का लक्ष्य क्या होगा? आपसे मैं पूछूंगा, क्या सरकार का लक्ष्य लाभ कमाना है? लाभ कमाना तो नहीं है ना भाई। सरकार का लक्ष्य ही होता है सामाजिक कल्याण करना, जनता का कल्याण करना। भाई आप ही बताइए, हम सरकार क्यों लाए? सरकार को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? जिससे कि सभी मानव जाति का, सभी धर्मों का, सभी संप्रदायों का समान रूप से विकास हो, है ना, भेदभाव ना हो। अगर हम और आप इतने अच्छे होते, सरकार की जरूरत ही ना पड़ती, है ना। सभी के विकास के लिए तो पड़ी, जिससे कि कोई किसी में कोई भेदभाव ना करे किसी के साथ। एम आई राइट? है ना। तो सामाजिक कल्याण तो सरकार को बनाया इसलिए गया है जिससे कि सोशल वेलफेयर किया जाए। तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या है बच्चों? जन कल्याण कह सकते हो, सामाजिक कल्याण कह सकते हो, जनता का कल्याण कह सकते हो। तो सामाजिक कल्याण ही इसका क्या है? मुख्य लक्ष्य। जैसे उसका लक्ष्य था लाभ जनित, लाभ कमाना, और इसका लक्ष्य क्या है? समाज का कल्याण करना। अब आपसे मैं एक बात पूछूंगा, आप बताइए, जैसे मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था वही क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, पूछूंगा ये बताओ, जब इसका लक्ष्य सामाजिक कल्याण है ना, तो क्या ये बाजार की मांग और पूर्ति के नियम के अनुसार काम करेगा? मतलब ये है कि यहाँ पे किसी भी चीज का उत्पादन होगा, निर्माण होगा, तो वहां पे केवल बाजार की मांग या पूर्ति देखी जाएगी, मांग देखी जाएगी, चलो मांग देखी जाएगी, या लोगों की जरूरत या आवश्यकताओं को भी देखा जाएगा? बताओ बच्चों, अगर सरकार के हाथों में शक्तियां हैं और सरकार का हमारा लक्ष्य समाज कल्याण है, तो क्या केवल देश में वही चीजों का उत्पादन होगा जिसकी लोग मांग करेंगे? बताओ, क्या इसका ही उत्पादन होगा, या लोगों की आवश्यकताओं को भी मद्देनजर रखा जाएगा? बिल्कुल सही बात है ना। बिल्कुल। तो ये आवश्यकता पर आधारित है, ये बाजार के मांग और पूर्ति के नियम के काम नहीं करेगी, याद रखना। ये बाजार की मांग और पूर्ति के नियम पर आधारित नहीं करेगी। ये भैया लोगों की आवश्यकता के अनुसार है। अगर केवल 10 लोगों की कोई जरूरत है तो वो भी बनेगा, वो भी बनेगा, है ना। ये नहीं है कि केवल जो बाजार मांग रहा है वही बनाया जाओ, वही बनाया जाओ, नहीं भैया। चाहे कमजोर वर्ग का इंसान हो, चाहे मध्यम वर्ग का इंसान हो, चाहे बहुत रईस इंसान हो, तो इस सबको मद्देनजर रखते हुए काम होगा, है ना। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे क्योंकि आपने क्या देखा, यहाँ कोई मांग और पूर्ति का नियम नहीं लगता, यहाँ पे कोई मार्केट वाला रूल नहीं है कि जो बाजार मांगेगा वही बनाएगी सरकार, ऐसा नहीं है। यहाँ तो वो बनाएगी जो लोगों की जरूरत है, चाहे कम की हो, चाहे ज्यादा की हो, चाहे सभी की हो, चाहे मात्र एक इंसान की क्यों ना हो, सब चीजों का निर्माण होगा। और चूंकि आपने एक बात और नोटिस करी कि यहाँ पे बाजार के मांग और पूर्ति का नियम नहीं लगता, तो यही कारण है बच्चों, इसे कहते हैं गैर बाजार अर्थव्यवस्था, नॉन मार्केट इकोनॉमी। क्योंकि भाई उसे क्या कहते थे, याद करो, उसके क्या कहते थे? बाजार अर्थव्यवस्था कहते थे, है ना, क्योंकि बाजार पर आधारित थी पूरी मांग और पूर्ति के नियम। लेकिन ये उल्टा है, ये बाजार के मांग और पूर्ति पे नियम पर आधारित नहीं है, तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? नॉन मार्केट इकोनॉमी या गैर बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं, है ना। चलो और बताते हैं। अब आप ही मुझे बताओ बच्चों कि यहाँ पे सारी की सारी शक्तियां किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में, है ना। आपसे मैं पूछता हूँ भाई, अब आपको पता ही होगा बेटा कि सरकार अगर कोई भी काम करती है, कोई भी छोटा सा छोटा हो, बड़ा सा बड़ा हो, तो हर चीज बड़ी योजना के साथ करती है ना। आपने देखा भी होगा बच्चों, जब आपके घर के आस पड़ोस की सड़कें बनती हैं,
है ना। आपकी गली की भी अगर सड़क बन रही है, सरकार के द्वारा सड़कें बनाई जा रही है, सरकार अगर कोई मान लो आपके गली या मोहल्ले की सड़क का निर्माण कर रही है, तो पहले से ही उसके लिए प्लानिंग होती है। ऐसा तो है नहीं कि सरकार जो है कल को बुलाएगी मजदूरों को लगा देगी, है ना। पहले से ही प्लानिंग होती है नहीं होती है, पहले से ही बजट बनाएगी, पहले से ही मजदूरों को ठेका देगी और समय देगी, इतने दिन में काम होना है ना। सारा सिस्टम प्लानिंग के अनुसार होता है, हर एक चीज योजना बना के होती है। ये नहीं कि एकदम से कोई भी चीज कर देंगे बिना सर पैर के, ऐसा नहीं होता। हर चीज प्लानिंग के साथ होती है और यही कारण है बच्चों, जो कि यहाँ हर चीज एक प्रॉपर तरीके से होती है, योजनागत तरीके से होती है, क्योंकि सरकार हर चीज को कायदे से करती है। इसलिए इसे एक नाम और बोलते हैं, इसे नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। हाँ, बिल पास भी होगा, ऐसे नहीं कि एकदम से हो जाए कुछ भी पूरा। अगर मान लो देखो कुछ सरकार को मान लो टैक्स लाना है ना। अब जैसे आपको पता ही है, कोई भी टैक्स लाना है, कोई बदलाव करना है, ऐसा नहीं है कि हमारे राष्ट्रपति साहब बोलेंगे हाँ चलो अच्छा लग रहा है ऐसा कर लो। नहीं भैया, सबसे मीटिंग होगी, लोकसभा जाएगा, राज्यसभा जाएगा, सबकी सहमति होगी, सबसे सहमति ले ला के फाइनली पूरा तरीके से प्रॉपर तरीके से काम किया जाएगा, है ना। और इसी को बोलते हैं बच्चों हम क्या, नियोजित अर्थव्यवस्था। देखो एक नाम और निकल के आया, अन्य नाम निकल रहे हैं इसके, नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी। अन्य नाम एक और आ गया, प्लान्ड इकोनॉमी कह दो, नियोजित अर्थव्यवस्था कह दो, है ना। या केंद्रीय नियोजित भी कह सकते हो, केंद्रीय नियोजित, क्योंकि सेंटर हो गया ना, भारत सरकार सेंटर हो गया, केंद्रीय, है ना। या कोई भी देश की सरकार केंद्र हो गया। गैर बाजार अर्थव्यवस्था कह दो। एक नाम और है बच्चों, इसे कमान अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। कमान अर्थव्यवस्था भी इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भैया देश की कमान किसके हाथ में है, सरकार के हाथ में है। तो अगर आप कहीं देख पा रहे हैं किसी भी देश के हालात ऐसे हैं कि जहां पे पूर्ण रूप से सब कुछ सरकार के हाथ में है, सब कुछ सरकार के हाथ में है, देश में क्या बनना है, क्यों बनना है, किसके लिए बनना है, कैसे बनना है, सारी बातों को अगर निर्धारित करने वाली कौन, सरकार। अब ये मैं भारत की बात नहीं कर रहा, ये कोई भी देश की बात हो रही हो तो समझ जाओ वही है समाजवादी अर्थव्यवस्था, है ना। अब इसके उदाहरण अगर चाहो तो बता सकता हूं मैं, वैसे उदाहरण याद करने की जरूरत नहीं है। अब कई सारे देश हैं, जैसे चाइना देख लो। अब चीन में तो आप जानते हो बच्चों बहुत ज्यादा सख्त नियम है ना। चाइना में आप देखते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, है ना। वहां पे तो हर चीज सरकार के अनुसार ही होता है, आपने देखा भी होगा। तो चीन एक बहुत तरीके से देखा जाए तो समाजवादी अर्थव्यवस्था पे ही काम कर रहा है ना। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वियतनाम, सुना होगा आपने। क्यूबा, क्यूबा का नाम सुना है। क्यूबा है, वियतनाम है, ये ऐसे देश हैं जहां आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें सरकार के हाथों में है ना। बहुत सारी चीजें सरकारों के हाथों में है, जैसे क्यूबा है, वियतनाम है। इन देशों में आज भी हम क्या देखते हैं, यही वाला गुण देखने को नजर आता है। कौन सा वाला, समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला। क्लियर है? जल्दी बोलिए हाँ या ना, आगे बात समझ में। चलो जल्दी बताओ पहले मुझे, क्या ये पॉइंट क्लियर है? जल्दी बताइए फटाफट फटाफट, क्या ये सारी बातें समझ में आ गई? कुछ है नहीं, उल्टा कर दिया उस पूंजीवादी को। पूंजीवादी में सिंपल वे में आपने क्या देखा, पूंजीवादी में सब कुछ सरकार उसके प्राइवेट हाथों में था, ये यहाँ पे सरकार के हाथों में कर दिया, उल्टा कर दिया सारा का सारा, है ना। जैसे हमने कॉन्सेप्ट को घुमाया तो ये बन गया कौन सी अर्थव्यवस्था, ये बन गया समाजवादी। और इससे अगला वाला तो उससे आसान तो कुछ है ही नहीं, उससे आसान तो कुछ है ही नहीं। क्यों भाई? दोनों का मिक्सर है, नाम ही बता रहा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी बच्चों? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो जल्दी से फटाफट करो उसे, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड। तो अब देखो बच्चों, एक का नाम ही बता रहा है, खुद ही बता दिया इसने, खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया हम तो दोनों का मिक्सअप हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसे देश जहां पे आप देख रहे हैं कि पूंजीवादी और जहां पे आप देख रहे हैं समाजवादी, दोनों ही मिलकर काम करेंगे, दोनों ही मिलकर देश के विकास को आगे बढ़ाएंगे, या दोनों ही मिलकर देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देंगे, है ना। यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जहां पे क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ, जहां पे दोनों के गुण मिल जाएं, है ना। यहाँ पे हमारा पूंजीवादी भी होगा, लो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, बिल्कुल आसान भाषा में मैंने। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे पूंजीवादी भी होगा प्लस समाजवादी, दोनों के गुण मिल जाए। अगर किसी देश के ऐसे हालात हैं जहां पे प्राइवेट क्षेत्र और सरकार दोनों मिलकर देश का विकास कर रही हैं, दोनों के गुण मिलेंगे, है ना।
तो समझ जाइए वो कैसी अर्थव्यवस्था है, वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, दोनों के गुण है। चलो अब आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब देंगे, देखते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। पूछूं एक क्वेश्चन, बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बताना मुझे। अगर मैं आपसे बोलूं, क्वेश्चन दे रहा हूं, ऑप्शन दूंगा, ध्यान सुनना, ऑप्शन भी दूंगा, इनमें से कौन सा, क्वेश्चन यह है, इनमें से कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्राथमिक लक्ष्य होगा। क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्राथमिक उद्देश्य बताओ या लक्ष्य बताओ। ऑप्शन भी सुन लो, ऑप्शन भी सुन लो। अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन प्राथमिक अर्थव्यवस्था को, मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्राथमिक उद्देश्य है, पहला ऑप्शन लाभ कमाना, दूसरा ऑप्शन सामाजिक कल्याण, देखते हैं क्या आंसर लगाओगे, तीसरा ऑप्शन एक और दो दोनों। अब देखते हैं कौन सही लगाएगा। चौथा ऑप्शन कुछ भी लिख दो, कोई नहीं, नन ऑफ दिस। चार तो बनाने पड़ेंगे ना, एक ही बना दिया, लगाओ आंसर। अगर मान लो पेपर में गए और पेपर में क्वेश्चन मिल गया कि इनमें से कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्राथमिक लक्ष्य होगा, प्राथमिक उद्देश्य होगा, देखते हैं क्या आंसर लगाओगे। लगाओ सारे बच्चे आंसर, फटाफट आंसर लगाओ। चार विकल्प आपके सामने मैंने तैयार भी कर दिए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक कि मैं देख पा रहा हूं कि लगभग सभी बच्चों का झुकाव दोनों की तरफ है, वो लगा रहे हैं सी वाले, है ना। मोस्टली बच्चे मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे लगा रहे हैं कि सर जी क्या होगा, एक और दो दोनों होगा, एक और दो दोनों होगा, एक और दो दोनों होगा, ये लगा रहे हो ना। चलो अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, जिन्होंने ये ऑप्शन नंबर सी लगाया सबका गलत है, सबका गलत है, रॉन्ग। यही तो खेल है बेटा शब्दों का, शब्दों का खेल समझा करो। ऑप्शंस को एबीसीडी नहीं करना है, वो भी एबीसीडी तो होते रहेंगे अपने, पूरी भाषा तो सुनो, क्वेश्चन का क्या क्या कहना चाह रहा है वो, शब्दों का खेल सुनो, शब्दों का खेल सुनो। क्या बोला मैंने, मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्राथमिक उद्देश्य, ये प्राथमिक शब्द काहे को लगाया था, क्या मजे लेने के लिए लगाया था या टाइम काटने के लिए लगाया था, यहाँ पे खुद सोचिए कहना क्या चाह रहा है ये, प्राथमिक का मतलब क्या है। अरे भाई ये तो भैया सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, जब दोनों के गुण हैं तो यहाँ पे तो लाभ कमाना भी होगा और सामाजिक कल्याण भी होगा, है ना, होगा नहीं होगा। लेकिन मैंने बोला कि सबसे पहले उद्देश्य क्या होगा, प्राथमिकता किसको देगी सरकार, या फिर इस क्षेत्र के में अर्थव्यवस्था में जो लोग हैं वो किसको मुख्य रूप से प्रायोरिटी देंगे, तो प्राथमिक को देखना है भैया। और प्राथमिक लाभ कमाना मत कर दियो कहीं, हाँ भाई प्राथमिक वाला लाभ कमाना कर दो, अरे प्राथमिक उद्देश्य है जनता का कल्याण, समाज का कल्याण, देश का भला। अरे पहला वाला कर दोगे तो सारे लोग लाला आदमी बन जाएंगे, बिजनेसमैन, हाँ, इसका कल्याण, देश का भला करना, अरे भैया देश के लिए तो देश के लिए तो काम करोगे, अपने लिए तो हर कोई कर रहा है, सोचने वाली बात है। तो आंसर क्या है इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 है, सामाजिक कल्याण। कुछ बच्चों ने दिया था, अच्छा लगा जान के, एक दो बच्चों का था बस, ज्यादा का नहीं। वेरी गुड, शब्दों का ही तो खेल है बेटा, सारा खेल शब्दों से जुड़ा हुआ है। भाई अब आप बताइए, अब जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं, हमारा भारत देश देखिए, भारत देश अगर बात करें तो भारत में आपको पता है, आपको उम्मीद है भारतीय आपको पता भी होना चाहिए कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित है ना। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो बच्चों यहाँ पे हमारी सरकार के हाथ में भी शक्तियां हैं और प्राइवेट हाथों में भी हैं। लेकिन भाई प्राइवेट हाथ और सरकार दोनों मिलकर क्या करना चाह रहे हैं, भाई देश का विकास ही तो करना चाह रहे हैं, है ना। भाई आपने देखा भी होगा, अब सरकार ने बोला कि अब जैसे मान लो कोई बच्चा है, उसे स्कूल में पढ़ना है, क्या सरकार आपसे बोलती है बच्चों, अगर मान लो आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, आप घर वाले चाहते हैं कोई बच्चा है उसे स्कूल में पढ़ाएं, क्या सरकार बोलती है कि तुम्हारा बच्चा केवल सरकारी में ही पढ़ेगा, तो सरकार ने तो नहीं बोला।
कि सरकार बोलती है, प्राइवेट स्कूल वाला बोलता है तुमसे कि तुम्हारा बच्चा केवल प्राइवेट में ही पढ़ेगा? भाई ऐसा भी नहीं बोला किसी ने। अरे भैया कोई कुछ नहीं बोला। जहां तुम्हारा मन करे, जहां तुम पढ़ा सकते हो वहां पढ़ाओ। अगर तुम इतने महान हैं या फिर आप जो हैं इतना वो हैं, आप इतने सक्षम हैं, आप इतने सक्षम हैं, तो आप क्या कर सकते हो? प्राइवेट में तो बिल्कुल पढ़ाइए, सरकार आपसे कुछ नहीं बोलने वाली। आप आराम से पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ भी रहे हैं, देखो इतने सारे बच्चे प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूलों में। अगर आप नहीं है सक्षम, अगर आप मजबूर हैं, गरीब हैं, बहुत ज्यादा लाचार हैं, तो सरकार ने बोला अरे काहे को चिंता ले रहे हो, मत जाओ प्राइवेट स्कूलों में, हमारा स्कूल है तो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, सरकारी स्कूल। बताइए नहीं है? आज भी हमारे देश में देखो कितने सारे सरकारी स्कूल खुले हुए हैं, सरकारी कॉलेज खुले हुए हैं, जहां मात्र नाम, भाई छोटे बच्चों की बात करूं 6 से 14 साल में तो निःशुल्क शिक्षा मिल रही है, ऊपर ऊपर से उल्टा मिड डे मील मिल रहा है, भोजन मिल रहा है। और बाकी सरकारी स्कूलों में आप देखते हैं, सरकारी कॉलेजों में फीस कितनी सी होती है मात्र। सही बात है ना? लक्ष्य होना चाहिए, बच्चा पढ़ ले, ये फर्क नहीं पड़ता कि कहां से पढ़ के आया। बच्चों एक बात होता है, जब आप फॉर्म भरते हो कोई भी पेपर का, क्या वहां पे लिखा होता है कि सीबीएसई बोर्ड वाला ही भरेगा? वहां पे लिखा होता है कि केवल बिहार बोर्ड से पढ़ के आया वही भरेगा? वहां पे ये लिखा होता है कि ये वाला पढ़ के आया तो वही भरेगा? वहां पे लिखा है कि 12वीं पास। अब तो कहीं से पढ़ के आओ, 12वीं 12वीं हो, बस खत्म, कोई फर्क नहीं पड़ता। 12वीं का टैग है, मार्कशीट है, तो बस भर लोगे फॉर्म, नहीं है तो तुम नहीं भर पाओगे फॉर्म। इससे कोई मतलब नहीं कि तुमने वो 12वीं हाई स्कूल, वो 12वीं सीबीएसई से करी है, चाहे बिहार बोर्ड से करी है, चाहे यूपी बोर्ड से करी है, चाहे मध्य प्रदेश के बोर्ड से करी है, चाहे कौन से बोर्ड से करी है। 12वीं मतलब 12वीं, खेल खत्म। सही बात है ना? क्योंकि लक्ष्य एक है, बच्चा पढ़ ले। अस्पताल में दिखाने जा रहे हो, अरे इलाज हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता सरकारी में हो या प्राइवेट में हो, सही हो गया तो सब सही है, खेल खत्म। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कहने का कि सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। याद रखना ये पॉइंट, है ना? अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अगर मान लो पूछ ले कि इसका लक्ष्य क्या है, मुख्य लक्ष्य, प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा? सामाजिक कल्याण। भाई इससे तो भटक ही नहीं सकते ना। तो मतलब एक तरीके से आप ऐसे कह दीजिए, इस अर्थव्यवस्था में दोनों हाथ मिलते हैं, समाज का भी, वो सॉरी प्राइवेट वाला भी और सरकार का भी, और दोनों मिलकर देश के विकास को आगे बढ़ाते हैं। है ना? क्लियर? तो इस तरीके से ये हमारी अर्थव्यवस्था काम करती है। अब चूंकि बच्चों आपने एक बात और नोटिस करी कि इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इस अर्थव्यवस्था में दोनों के गुण हैं, तो इसलिए एक नाम और है, इसे दोहरी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, ड्यूअल इकोनॉमी। याद रखना, दोहरी अर्थव्यवस्था, इसे ड्यूअल इकोनॉमी कहते हैं, दोहरी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अब इसके उदाहरण तो बच्चों भरपूर मात्रा में है, अब कहीं और जाने की जरूरत कहाँ, अपना प्यारा भारत देश ही देख लो, है ना? इंडिया इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। क्लियर है? आई बात समझ में? जल्दी बोलो हाँ या ना, आगे बात समझ में, यस और नो? फटाफट बताइए, इंडिया से अच्छा एग्जाम्पल है ही नहीं। और एक बात और बताऊं, ये जो तीनों अर्थव्यवस्थाएं पढ़ी हमने, है ना? क्लियर? ये जो तीनों अर्थव्यवस्थाएं पढ़ी, समाजवादी, इससे पहले पूंजीवादी और मिश्रित, अगर मैं बात करूं बेटा कि इन तीनों में से सबसे बेहतरीन कौन सी है, तो पता है कौन सी है बच्चों को? वो है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यही वो अर्थव्यवस्था है जिसको सबसे अच्छा माना जाता है पूरे संसार में। और वर्तमान में अगर आप ध्यान देंगे बच्चों, तो हर एक देश, यहां तक कि अमेरिका जैसा देश, चीन जैसा देश, हर कोई प्रयास कर रहा है, हर कोई प्रयास कर रहा है हम भी इस अर्थव्यवस्था की तरह अपने आप को बनाएं और दोनों क्षेत्र मिलकर राष्ट्र के विकास को मजबूती प्रदान करें, देश के विकास को आगे बढ़ाएं। क्लियर? सबसे बेस्ट इकोनॉमी है कौन सी? मिक्स्ड इकोनॉमी, याद रखना। क्लियर? चलिए आइए, तो ये तीनों प्रकार थे जो हमें पढ़ने थे, तीनों प्रकार मैंने बता दिए। बाकी ये पीडीएफ में आपको देता ही हूँ, ये आपको मिल ही गए होगे, पूंजीवादी वाला, है ना? और एक बार ये भी देख लीजिए, कांग्रेस सोशलिज्म वाला देख लो, वही सब बातें देखो यहाँ पे भी लिखी हैं। जन कल्याण की बात होगी, जनता का कल्याण होगा, है ना? यहाँ पे हमारा अगर बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट का सब कुछ कंट्रोल होगा, सरकार के हाथ में सब कुछ होगा, है ना? इसके देखो अलग अलग नाम मैंने बताए थे, नियोजित अर्थव्यवस्था, ये सब अर्थव्यवस्था, वो अर्थव्यवस्था, सारे मैंने आपको बता दिए। उदाहरण मैंने बताए थे वो भी लिखे हुए हैं कुछ, है ना? हम ये मैंने आपको बता दिया जहाँ पे दोनों के गुण मिलेंगे, जैसे हमारा ये ड्यूअल इकोनॉमी हो जाता है ना, मेन बात ये है। भारत इसका अच्छा देश, प्यारा सा देश अपना, इसका उदाहरण है। अब आ जाओ आगे कहानी की तरफ, आगे आ जाते हैं इसके आधार पर। दो और इकोनॉमी है, इसको और खेल खत्म करते हैं। क्या? विदेशी संबंधों के आधार पर, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आधार पर क्या है आखिर अर्थव्यवस्थाओं के
प्रकार। देखिए बच्चों, अगर हम विदेशी संबंधों के आधार पर बातचीत करा जाए तो दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं, एक ओपन और एक हमारा बंद, है ना, यानी कि क्लोज, खुली अर्थव्यवस्था, और हमारा बंद अर्थव्यवस्था। चलो एक एक करके दोनों को समझते हैं। अब पहला क्वेश्चन तो यह है कि सर ये विदेशी संबंधों के आधार पर क्यों बने प्रकार? भाई पहला क्वेश्चन तो यही है ना। ये विदेशी संबंधों का मतलब क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब है क्या? सोचने वाली बात तो यही है ना। क्लियर? सही बताओ है ना। चलो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बच्चा देगा इस क्वेश्चन का आंसर। भाई आप देखते होंगे कि हम जो हैं अलग अलग देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित करते हैं नहीं करते हैं? तो बस मुझे ये बताओ, कोई भी देश अलग अलग देशों के साथ ये जो अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित करता है, विदेशी संबंध स्थापित करता है, तो आखिर इसको संबंध को स्थापित करने का कारण क्या है? बताइए क्यों? ऐसा क्या कारण है कि जो हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय देशों के साथ आयात निर्यात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई बताओ? क्या कारण है? कोई तो कारण होगा, क्योंकि कारण पता है तो आपको ऑटोमेटिक कुछ समझ में आ जाएगा। जल्दी बताओ फटाफट, कारण क्या है? जल्दी बोलिए फटाफट। हम्म क्यों क्यों करते हैं हम व्यापार? वो तो समझ गया मैं, क्यों करते हैं व्यापार, क्या कारण है? हम्म भाई अलग अलग आंसर आ रहे हैं सबके, और बताओ। चलिए सबके अपने अपने विचार हैं, ओके। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लेकिन वो आंसर नहीं मिला जिसका मुझे इंतजार है। चलिए ओके, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूंगा, छोटी सी बात मैं पूछूंगा, बहुत छोटी सी। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। एक स्टूडेंट का आंसर आया सही सही, कुछ के आने सही हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। भाई एक बात बताओ, ध्यान सुनना, एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दे दो, छोटे से क्वेश्चन का आंसर। क्या? ये बताइए, क्या कोई दुनिया का ऐसा देश है जिसके पास सारे संसाधन हैं? बस ये बता दो, कोई भी देश ऐसा है जिसके पास सारे संसाधन हैं? खुद सोचो, खुद बताओ। भाई ऐसा तो कोई देश नहीं है। अरे हाँ है ना। अरे भैया एक तरीके से ऐसे समझो, जिस तरीके से ईश्वर ने हमें आपको बनाया है, तो आपने देखा होगा हर एक इंसान में ऊपर वाले ने कोई ना कोई कमी जरूर छोड़ी है। कोई ऐसा है वो खूब मोटा है, कोई ऐसा है जिसकी हाइट ज्यादा ही लंबी दे दी, बहुत लंबा है, कोई ऐसा है तो बिल्कुल ही छोटा कर दिया, कोई ऐसा है जिसमें ऊपर से नीचे तक सब बेहतरीन है लेकिन ऊपर वाला माली खाली कर दिया। समझ रहे हो? दिमाग ही ना है, घुटनों में सब वो है दिमाग। तो मतलब क्या है, जैसे भैया ईश्वर ने इंसानों को बनाया है, कोई ना कोई कमी है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है ना, कोई ना कोई तो कमी है। कोई सब कुछ बढ़िया है तो जवान है चले कैंची की तरह रुकता ही ना है, वो चटर पटर बोलता रहेगा। अरे भैया सब्र कर ले, है ना। तो सेम जो है ऐसी दुनिया का हाल है। कोई भी दुनिया में ऐसा देश नहीं है बच्चों, कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसके पास सारे संसाधन हो। आपको मैंने पढ़ाया था यही, याद करो, अर्थशास्त्र का जन्म ही क्यों हुआ? संसाधनों का मैनेजमेंट। लिमिटेड संसाधन है। अरे भाई अब देख लीजिए, हमारे भारत में देख लीजिए, हम तेल को मोहताज हैं, सऊदी में जाओगे तो पानी को मोहताज बैठा है ना। तो मतलब क्या है, हर एक जगह कोई ना कोई परेशानी है। किसी पे कुछ है तो किसी पे कुछ नहीं, किसी पे ये है तो किसी पे वो नहीं, किसी पे वो है तो किसी पे ये नहीं। तो कैसे करोगे भैया? अब भाई ये तो वही बात हो गई, अगर आप एक दूसरे की मदद नहीं करोगे, एक दूसरे का हाथ नहीं बढ़ाओगे, एक दूसरे से दोस्ती नहीं करोगे, तो बस शक्ल ही देखते रहोगे एक दूसरे की। हाँ है ना? क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो बस यही कारण है, यही वो कारण है संसाधनों की क्या समस्या। हाँ, किसी पे कुछ है तो किसी पे कुछ नहीं है, तो इसी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं भैया,
आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ये सब करते हैं। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो इसी के आधार पर ये बंटवारे हुए हैं। ये जो हम विदेशी संबंध बोल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोल रहे हैं, वो यही तो है। आयात निर्यात वगैरह ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संसाधनों की समस्या है, संसाधनों की कमी है। किसी के पास कोई संसाधन है तो किसी के पास कोई नहीं है, और इसी को पूरा करने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। और इसी के अनुसार हमारी अर्थव्यवस्थाओं के दो बंटवारे हो गए, एक को कहा खुली और एक को कहा बंद। अब देखो नाम में ही आंसर है। खुली अर्थव्यवस्था मतलब बिल्कुल सरल सी परिभाषा, बिल्कुल सरल सी परिभाषा, वो सारे देश जो अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित करते हैं या आप आयात और निर्यात में हिस्सा लेते हैं, वो सारे देश जो आयात भी करेंगे और निर्यात भी करेंगे, वो सारे देश क्या होंगे? सब खुले होंगे, सब खुली अर्थव्यवस्था है। क्लियर है? जल्दी बोलो हाँ है ना? यानी कि सीधा सीधा सा क्वेश्चन आ गया, खुली अर्थव्यवस्था कौन हो गए? ऐसे देश जो आयात और निर्यात करते हैं, खत्म। ठीक है, जो आयात निर्यात में हिस्सा लेते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, है ना, वो सारे के सारे देश किस में आ जाएंगे? वो सब इसमें आ जाएंगे। तो अब मुझे एक बात बताओ खुद ही, क्या अगर मैं ये बोलूं कि तो दुनिया के सारे देश ही आ गए इसमें? सही बात है ना भाई? अगर मैं इसकी परिभाषा लिखूं तो ये तो है, वो सारे देश जो आयात निर्यात करते हैं, तो वो तो सब हमारे क्या हो गए? सबके सब क्या हो गए? जल्दी बताओ फटाफट। ठीक, क्या हो गए? जल्दी बताओ फटाफट। खुली अर्थव्यवस्था, है ना? तो यानी कि अगर बात करूं, अभी मैंने एक छोटी सी बात बोली, ध्यान समझना, बड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ये। हाँ, अभी मैंने एक छोटी सी बात बोली थी कि दुनिया के सारे देश क्यों कर रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट? संसाधनों की कमी है। और मैंने भी बताया था दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जिसके पास सब कुछ हो। तो यानी कि भैया इसका मतलब तो यही है, इसका मतलब तो यही हुआ कि दुनिया के सारे देश ही इसमें आएंगे, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, कोई भी हो, खत्म, सब इसमें आ गए। यानी कि सारे के सारे इसमें आएंगे, सभी आयात निर्यात कर रहे हैं, बता दो। अरे हाँ है ना? यानी कि अगर मैं बोलूं कौन से अर्थव्यवस्था, एग्जाम्पल कुछ भी लिख दो जो मन करे, अमेरिका लिख दो, है ना, चाइना लिख दो, जापान लिख दो, जर्मनी लिख दो, जो मन करे लिख दो, क्योंकि सारे देश क्या करते हैं? सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, सब संसाधनों को पूरा करने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं और एक दूसरे की सहायता लेके अपने संसाधनों को पूरा करने में लगे हुए हैं। क्लियर है? पॉइंट क्लियर हो गया? अब आने वाला मजा। अब एक क्वेश्चन है, तो सर ये बंद अर्थव्यवस्था क्यों है? भाई बंद अर्थव्यवस्था काहे को आ गई? भाई एक बात सोचने की है ना, तुम शायद सोचो ना सोचो, मैं तुम्हें सोचने मजबूर करूंगा कि भैया जब सारे देश इसमें आ गए तो ये बंद अर्थव्यवस्था काहे को आ गया? इसका जन्म ही क्यों हुआ? क्यों बंटवारे करे? क्या जरूरत पड़ गई बंटवारे करने की? ये तो समझना है कि भाई जब सारे देश एक से हैं, सब आयात निर्यात कर रहे हैं, तो भाई बंद अर्थव्यवस्था क्यों बना? है ना? आइए बताते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिख दो। भाई अगर मैं बिल्कुल प्रॉपर सही, मतलब कहते हैं ना बंद अर्थव्यवस्था एक्चुअल होगा क्या, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, तो प्रॉपर डेफिनेशन तो यही होगी, बिल्कुल उल्टा कर दो इसको। यानी कि वो सारे देश जो ना आयात करेंगे और ना निर्यात करेंगे, जो ना आयात ना निर्यात, ना आयात और ना निर्यात करते हैं, वो सारे देश क्या हो गए? वो सब के सब हमारे क्लोज्ड इकोनॉमी। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछना है, देखते हैं कौन जवाब देगा। मेरे शब्दों को सुनना बेटा ध्यान से, शब्दों का खेल है सारा का सारा, शब्दों का खेल है, शब्दों का खेल। चलो मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूं बना के, ऑप्शन भी दूंगा तुम्हें बना के, और बताओ। पेपर में क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आते हैं, वो भी ले लो। क्वेश्चन का सुनिए, इनमें से, क्वेश्चन के ऑप्शन भी दूंगा, ध्यान सुनना, इनमें से कौन बंद अर्थव्यवस्था का सटीक उदाहरण है? क्वेश्चन यह है, इनमें से कौन बंद अर्थव्यवस्था का सटीक उदाहरण बताइए। ऑप्शन देखो, बड़े मजेदार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन चीन, दूसरा ऑप्शन उत्तरी कोरिया, तीसरा ऑप्शन जापान, चौथा ऑप्शन
संभव नहीं है। ले भैया बताओ आंसर, बताओ बच्चों। आ गए 4 ऑप्शन। फिर से जल्दीबाजी मरोगे तुम। जल्दीबाजी जो करेगा उसका टिकट 100% कटेगा। मुझे पता है ना गलतियां करोगे आप। तुम रट्टा मारते हो हर चीज को, समझते हो नहीं। लगाओ आंसर। हाँ भाई, दोबारा सुनो, क्वेश्चन की भाषा को सुनो। इनमें से कौन बंद अर्थव्यवस्था का सटीक उदाहरण बताओ, सटीक उदाहरण, है ना। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इनमें से कौन बंद अर्थव्यवस्था का सटीक उदाहरण है। अब मैं देखता हूं काफी बच्चे लिख रहे हैं, मोस्टली बच्चे लिख रहे हैं बी 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 बी, उत्तरी कोरिया। क्यों? क्योंकि किताबों में रट्टा मार लिया। बंद अर्थव्यवस्था उत्तरी कोरिया में पढ़ा था भैया, किताबों में लिखा हुआ, तो बी हो गया। अरे भैया ऐसे थोड़ी होता है, बी लगा दोगे ऐसे, समझ रहे हो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था क्या, जरा पढ़ लो, पढ़ लो क्या लिखा है। वो सारे देश जो ना आयात करते हैं और ना निर्यात करते हैं, वो है बंद अर्थव्यवस्था। तो अब आप मुझे बता दो, क्या चाइना आयात निर्यात नहीं करता? तुम ही बता दो यार, ये चाइना के मोबाइल तुम्हारे पास कहां से आ गए फिर उड़ के, हवा में से आ गए? ये जापान बुलेट ट्रेन दे रहा है, आयात निर्यात नहीं कर रहा? बताओ, खुद ही बताओ। अरे करता तो है, चाइना भी करता है, जापान भी करता है भैया। अब ये बताओ उत्तरी कोरिया नहीं करता क्या? कहीं पढ़ के देखो, उत्तरी कोरिया का सबसे अच्छा दोस्त चाइना है। उत्तरी कोरिया नहीं करता क्या? उत्तरी कोरिया तो बिल्कुल करता है, इसका सबसे अच्छा दोस्त ही चीन है, कहीं पढ़ो इसके बारे में। तो भैया सिंपल सी बात है, कोई संभव ही नहीं है, खेला खत्म, नो एग्जाम्पल। सटीक उदाहरण है ही नहीं, कोई सटीक उदाहरण नहीं है भैया इसका, कोई सटीक उदाहरण नहीं है, क्योंकि ऐसा तो संभव ही ना है कि कोई देश ना आयात करे और ना निर्यात करे। नो परफेक्ट एग्जाम्पल। क्लियर? आगे बात समझ में? क्योंकि शब्द क्या यूज हुआ है, सटीक उदाहरण। शब्दों का खेल है बच्चों, सब खेल शब्दों का है। शब्दों पे ध्यान जिसने दिया वो आंसर दे दिया। अब आप बोलोगे सर हमने तो पढ़ा है, किताबों में लिखा है उत्तरी कोरिया उत्तरी कोरिया उत्तरी कोरिया, वो क्या है? हाँ बिल्कुल सही बात, गलत नहीं पढ़ा, सही पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़ा है। अब उसका मतलब जानो क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है। आइए बच्चों एक बात बताओ, खुद सोचो, दिमाग लगाओ, खुद सोचो। हाँ बिल्कुल, खुद सोचो, दिमाग लगाओ। जब इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, सारे देश ये हैं, तो बंटवारा ही क्यों करा भैया? सोचने वाली बात है। काहे को बंटवारा कर दिया? क्या जरूरत थी बंटवारे करने की? सोचो, दिमाग लगाओ, बंटवारा ही क्यों कर दिया? यानी कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, कुछ गड़बड़ है, वही समझनी है। अरे हाँ है ना, कुछ दाल में काला है, कुछ गड़बड़ है, वही समझना है। चलो अब बताता हूं मैं, अब मैं आपको उसकी कहानी बताता हूं, क्या होगा सही जवाब। सही जवाब मतलब क्या गड़बड़ है जिसके कारण इसका जन्म हुआ, क्यों इसका जन्म हुआ, आइए समझते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेके मैं आपसे बात करता हूं, एक बिल्कुल आसान सा एग्जाम्पल। भाई आपने पता है कि सारे देश आयात निर्यात करते हैं, है ना। अब जरा ध्यान से तेरा मजा आएगा। जैसे हमारा भारत देश है ना। अब भाई भारत भी आप देखोगे तो पूरे साल में करोड़ों रुपए का आयात निर्यात करता है ना। ऐसी चीन है, जापान है, पता नहीं कितने करोड़ों अरबों रुपए का आयात निर्यात चलता रहता है, ठीक है। चलो अब मान लीजिए कोई देश ऐसा है, कोई भी देश ऐसा है, मान लो XYZ कोई कंट्री है, ये भी आयात निर्यात करता है। ऐसे मानो कि हमारा भारत देश पूरे साल में, एक छोटा उदाहरण देता हूं, 100 रुपए का आयात निर्यात करता है, और एक देश ऐसा है जो पूरे साल में मात्र 2 रुपए का आयात निर्यात करता है। अब ऐसे कह दीजिए आसान भाषा में कि मान लो मम्मी तुम्हें बोले कि ले बेटा 100 रुपए पकड़, और मम्मी तुम्हारे दूसरे भाई को बोले कि ले बेटा तू 2 रुपए रख ले। दूसरे वाला भाई क्या बोलेगा? मम्मी की शक्ल देखेगा, अब बोलेगा एक काम करो, ये लो 2 रुपए, ये तुम ही रख लो। सही बात है ना। क्यों? क्योंकि एक को तो तुम 100 दे रही हो और एक मुझे दे रही हो 2 रुपए। अरे हाँ है ना। अरे भैया इससे अच्छा तो दो ही मत, कॉमन सेंस की बात है। अरे दो ही मत, क्योंकि 100 की तुलना में 2 रुपए कुछ है, अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या है, ना के बराबर है। अरे हाँ है ना। एक बात ऐसा समझिए, भाई एक 100 रुपए दे रही है, एक को 2 रुपए दे रही है, यानी कि भैया दे तो रही है,
दे तो रही हैं, लेकिन तुम्हारा देना और ना देना तो बराबर ही है। तो वही चीज सेम यहाँ पे है कि एक देश पूरे साल मान लो 100 करोड़ का आयात निर्यात कर रहा है, 100 अरब का, खरब का, और एक देश मात्र 2 करोड़ का करता तो है, लेकिन अन्य देशों की तुलना में बहुत कम, बहुत ना के बराबर। अब ये थोड़ी कहेंगे पैसे नहीं दिए मम्मी ने, दिए तो ना, अरे हाँ है ना, दिए तो, वो अलग बात है, उसकी तुलना में बहुत कम दिए, लेकिन दिए तो। हाँ, बस ऐसे समझो, ठीक है, क्लियर है। मीन्स आयात निर्यात तो कर रहा है ना ये भी, लेकिन इसकी तुलना में ना के बराबर कर रहा है। तो हमारे अर्थशास्त्रियों ने क्या बोला कि भैया तुम्हें लगभग जीरो के बराबर ही मान लो। वही मैथ अगर मान लो मैथ में 0.0001 है, तुम क्या कहते हो, अप्रोक्सीमेट जीरो, मैथ लगा दिया बस खत्म। तो इसे ही मान लिया गया, इसे ही मान लिया गया है बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण, है नहीं, मान लिया गया। और ऐसे सिर्फ 2 ही देश हैं पूरी दुनिया में, ऐसे सिर्फ 2 ही देश हैं पूरी दुनिया में, 2 ही देश हैं पूरी दुनिया में। वो हैं, एक है बच्चों नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया, और एक है ब्राजील। याद रखना बच्चों, ये जो 2 देश मैंने लिखे हैं ना, उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया और ब्राजील, अब ये मत समझना कि आयात निर्यात नहीं करते, करते हैं, लेकिन इन्हें उदाहरण माना गया है। अब पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है कि उत्तरी कोरिया को इनमें से किसका उदाहरण माना जा सकता है, तो अब तुरंत लगाओगे आंसर क्या, बंद अर्थव्यवस्था का, क्योंकि मान लिया, क्योंकि ये अन्य देशों की तुलना में आयात निर्यात कर तो रहे हैं, लेकिन बहुत कम कर रहे हैं, है ना। तो मैं लिख देता हूं, इन देशों को क्या करा गया है, इन देशों को बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण माना गया है। जैसे मैथ नहीं पढ़ते हो, माना एक्स, माना वाई, माना जेड, ऐसे ये मान लिया, है ना। मानने में क्या पैसे खर्च हो रहे हैं, कोई पैसे नहीं खर्च हो रहा है, बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण माना गया है नहीं। अब आप बताओ, ब्राजील में कॉफी का उत्पादन होता है, कि कॉफी नहीं पीते हो तुम ब्राजील की, आती है, तो कहां से आ रही है, ब्राजील से तो आ रही है, ब्राजील कॉफी कितनी फेमस है ना, क्लियर। तो माना गया है, बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण माना गया है, का उदाहरण माना गया है। जैसे कहते हो ना, माना एक्स, माना वाई, माना जेड, वही है बेटा, क्लियर है, जल्दी बोलो हाँ है ना। तो इसका मतलब ये मत समझना कि ये आयात निर्यात नहीं करते, सब करता है आयात निर्यात, है ना। नॉर्थ कोरिया भी करता है, ब्राजील भी करता है, सब देश आयात निर्यात कर रहे हैं, लेकिन अन्य देशों की तुलना में कम करते हैं। अब वही पुरानी बात हो गई, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे कह दीजिए, अब तुम्हारे घर में सब जो है 5 रोटी खाते हैं, 6 रोटी खाते हैं। अब तुम्हारे घर एक मेहमान आया, है ना, एक आ गई तुम्हारे रिश्तेदार, कोई मोहतरमा आ गई मान लो। अब वो खाना खाने बोली बोली बस मैं 1 रोटी खाऊंगी। तुमने बोला सकल 1 रोटी, अब भैया जब भी खाने की बात आए 1 रोटी, तो तुम क्या कहोगे, मम्मी क्या कहेंगी उससे, मम्मी गुस्से मांगी, अरे लल्ली तेरा खाना ना खाना तो ना के बराबर है, तो खावे कितना, एक ही खावे। और उसमें भी मान लो बोले कि आज मैं तबीयत खराब है, आज मैं आधी खाऊंगी, तो घर वाले क्या बोलेंगे, बेटा तू एक काम कर, खाई क्यों रही है, एहसान कर रही है हमारे ऊपर, आज तू भूखी सो जा, जा मौज कर। सही बात है ना। तो मतलब क्या है, उसे ना के बराबर ही मान लो, इसकी रोटी सेको या ना सेको तो बराबर ही है, क्योंकि इस तो भैया खेला खत्म है मामला, समझ गए। ये वही वाला हाल है कि मतलब खाती तो है, आयात निर्यात तो करता है, लेकिन बहुत कम, यानी कि ना के बराबर करता है। तो सब तो समझ में आ गया। तो ये वही देश है बेटा, नॉर्थ कोरिया और ब्राजील, क्लियर हुआ। तो ऐसे हैं जो आयात निर्यात तो करेंगे, लेकिन अन्य देशों की तुलना में थोड़ा कम करते हैं, बस ऐसे कह दो, तो इन्हें बंद अर्थव्यवस्था को उदाहरण मान लिया। क्लियर है, जल्दी बोलो हाँ ना, समझ गए। और कितने शांत तरीके से समझाऊं, हैं, चलो अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए चलिए, अब तुम में से तो कोई नहीं है जो एक आध रोटी खाता हो, देखो पढ़ने वाले बच्चों बेटा खाना वाना सही से खाया करो, ठीक है, क्लियर है। हाँ, कहीं तुम में से तो नहीं है, कोई है तो नहीं तुम्हारे में, तुम में से तो कोई नहीं है ऐसा, चाहे वो मोहतरमा हो और चाहे वो साहबजादे हो, बता देना कोई एक आध रोटी पे जिंदा रहने वाला तो नहीं है।
क्लियर है? चलिए बोलिए यस और नो। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ तो मतलब आपको एक बात स्पष्ट करनी है, क्वेश्चन की भाषा। अगर उसने ऐसा क्वेश्चन दे दिया, देखो अब ये क्वेश्चन कितना खतरनाक हो गया, देख लो यहाँ पे, ये क्वेश्चन देख लो कितना खतरनाक हो गया। अगर क्वेश्चन आ गया इनमें से कौन सा सटीक उदाहरण है, तो भावनाओं में मत भेजाना कि भावनाओं बह के उत्तरी कोरिया लगा दो, हट जाओ उत्तरी कोरिया जिंदाबाद। अरे रुक जा भाई, सब्र कर ले, नीचे भी देखो क्या लिखा है। संभव नहीं है, तो आंसर क्या लगाएंगे? संभव नहीं। क्लियर? बच्चे जल्दीबाजी में ऐसे कर देते हैं गड़बड़। और चला पेपर में क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सा सटीक उदाहरण है, अरे हट जाओ, किताब में पढ़ा था उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया को करके अपना खेला खत्म कर लेंगे और कुछ नहीं होने वाला। तो थोड़ा सा सावधानी के साथ जवाब देना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। ठीक है बेटा? चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो अब एक बार सारे बच्चे मुझे बता दो पहले फटाफट फटाफट कमेंट बॉक्स में, ये सारी अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार हमने पढ़ लिया, देखो खुली पढ़ ली, बंद पढ़ ली, है ना। और ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। देखो यहाँ पे भी लिखा है, इन प्रैक्टिकल व्यवहार में कोई भी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बंद नहीं हो सकती। क्लियर? प्रैक्टिकल में जो गारंटी है इसकी, वो लिखित में दे सकते हो क्या? क्या हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे ना भाई। ऐसा भी तो हो सकता है कि आने वाले 20 साल बाद, 50 साल बाद या 10 साल बाद ये भी हमारे देश की तरह इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना वाइना की तरह व्यापार करना शुरू कर दे। सही बात है बच्चों? क्लास नहीं चल रहा, क्या हो गया? अरे क्या हो गया भैया? बफरिंग हो रही है क्या बेटा? एक बार रिफ्रेश करो प्लीज सारे बच्चे। चल गया? चल गया भाई? हाँ तो मेरी बात समझ में आई। मैं कह रहा था, मैं यही चीज कह रहा था कि आज मान लो ये बंद है, हो सकता है भविष्य में ये भी खुली अर्थव्यवस्था बन जाए, क्या ही भरोसा, कोई भरोसा नहीं है ना। चलिए एक बार रिफ्रेश कर लीजिए बेटा, रिफ्रेश कर लीजिए। हो गया भाई? हो गया? रिफ्रेश कर लिया? लो भैया रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश, रिफ्रेश कर लो। अगर कुछ दिक्कत है तो प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लो। वैसे तो टॉपिक ही खत्म हो चुका है हमारा। अब ठीक हो गया? हाँ बेटा, ये टॉपिक पूरा हमने पढ़ लिया। ठीक। तो भविष्य में है, भविष्य में देखो, भविष्य किसी के हाथ में नहीं है ना। अब देखी जाएगी, अगर हो सकता है भैया ये भी अन्य देशों की तरह आत्मनिर्भर करेंगे तो भी सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज अपनी क्लास को फिर यहीं लगा ले विराम। जल्दी बताओ पहले मुझे, क्या ये पॉइंट समझ में आ गए सारे के सारे? तो ये बताओ, अर्थव्यवस्था के प्रकार सारे क्लियर हैं? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, जो हमने पढ़े सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। कल हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, कल का टॉपिक जान लो। कल एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, बहुत शानदार एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों, कल की क्लास में शुरू करूंगा मैं, उसका नाम है मुद्रा और बैंकिंग। थोड़ा सा समझने वाला और एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मुद्रा और बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग। ये पढ़ना शुरू करेंगे कल से हम। ठीक है, कल एक नए टॉपिक के साथ अपनी कहानी को शुरू करेंगे, मनी और बैंकिंग। तो ये हमने बिल्कुल एबीसीडी जिसे कहते हैं ना, इकोनॉमिक्स की, अर्थव्यवस्था की एबीसीडी जो थी, वो हमने आज हमने चीजों को समझ लिया है। क्लियर है? कल हम मनी और बैंकिंग शुरू करते हैं, मिलते हैं फिर कल। और जब ये टॉपिक खत्म होगा तो फिर देखते हैं, आपका टेस्ट वेस्ट भी लेंगे बीच में, काहे को चिंता कर रहे हो, वो सब भी लेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ के आइए सारे बच्चे। जय हिंद, जय भारत।